जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 22 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, ये मतलब और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और हमारे पास आपके लिए है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआर और बीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कोर्सेस। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हर साल हमारे कोर्सेज को अपडेट किया जाता है, मतलब कहीं पर भी आपको कभी भी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हर बार हमारे कोर्सेज के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम कोर्सेज जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं। और बिल्कुल आप कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और अगर आप बताएंगे कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी रहे वो मिल जाए। तो ये है गाइस आज के, जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। और मैं जस्ट अभी आज मॉर्निंग में ही आया, मतलब 2 बजे सुबह। मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का इशू था, तो उस कारण से मैं जो है वो पहुंच गया महाकाल। तो वहाँ पे दर्शन वगैरह हुए यार, मजा आ गया। तो मैं आपके कमेंट्स है वो बाद में लूंगा। और क्योंकि टाइम की थोड़ी सी जो है वो कमी है, फिर अपन कंटिन्यू जो है वो करते हैं। एक टॉपिक हमारा पहले का छूट गया था और 21 जुलाई का करंट अफेयर जो है वो आने, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, राइट। और मजा आ जाता है यार, मतलब आप किसी ऐसी प्लेस पे जाओ ना, और जाना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी को, जो भी मतलब जो भी स्पिरिचुअल, मतलब जो भी जिस जिस भी पावर को जो है वो मानते हैं, आपको जो है वो विजिट करना चाहिए। क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी मिलती है ना, वो फील होती है यार, अलग ही लेवल की फील होती है। महाकाल में तो अभी सावन सोमवार चल रहा था, तो बहुत भीड़ थी, बहुत। तो ज्यादा देर वहां पे रुकने का मौका तो मुझे नहीं मिल पाया। बट एक चीज अच्छी ये हुई कि भैरवनाथ जो मंदिर है, वहां पे जो गर्भगृह है, वहां पे अंदर पूजा हुई बढ़िया। तो बहुत अच्छा जो है वो लगा, काफी अच्छा लगा। तो मन को जो है वो शांति मिलती है यार। कई बार जो है वो लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये देखो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ तो प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है वो जाता हूँ। अब लोग सोचते हैं कि अरे यार देखो, आम आदमी के लिए प्रोटोकॉल नहीं है, अमीर आदमी के लिए, पावरफुल लोगों के लिए प्रोटोकॉल है। तो इसमें कोई गलत नहीं है भाई। मेरा मानना ये है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल, जब आप खुद एक आईएएस, आईपीएस, डीएसपी की पोजीशन पे होंगे, तो आप कॉमन मैन वाली लाइन में थोड़ा रहेंगे यार, आप प्रोटोकॉल्स की लाइन में रहेंगे। यस। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। मुझे लगता है कि इसमें आप भगवान से जो है मांगिए ना कि भाई भगवान जी, मुझे ऐसा रास्ता दिखाएं जिस रास्ते पे मैं अच्छे से जो है वो चल सकूं, और मैं भी जो है वो आपके बुलावे पे इस तरीके से आऊं। तो ये होना चाहिए भाई थिंकिंग। लोग जो है वो कोसने लगते हैं कि देखो लोग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं। ये कॉमन मैन की सोच होती है कि गरीब आदमी, आम आदमी के लिए देखो लाइन लगी रहती है, और वीवीआईपी लोग जो है वो लाइन से हट के चले जाते हैं। तो अपने आप को बनाओ ना भाई, वीआईपी वीवीआईपी किसने रोका है? तुम्हें इन्वॉल्व ही होना है फालतू चीजों में, तो तुम कैसे वीवीआईपी बन पाओगे? हैं? तो अगर वीवीआईपी बनना है तो अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो। तो ये मैंने आप लोग को जो है वो इसलिए बताया कि आप जो है वो चीजों को तरीके से देखना शुरू करो, है ना, क्योंकि आगे चल के आप खुद वीवीआईपी बनोगे। क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब हम लोग जो है वो अंदर गर्भगृह में जा रहे थे, वहां पे अलाउड नहीं रहता कॉमन मैन वहां पे जो है वो एंटर करे। तो कुछ लोग गुस्से में देख रहे थे, कुछ आंटी लोग कमेंट जो है वो कर रहे थे कि देखो इनके लिए कुछ नहीं है। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई करना भी नहीं चाहिए, आप लोग को भी नहीं करना, क्योंकि फालतू चीजों में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। इट इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट, माइंड, माइंडसेट। भाई आप अपने आप को वैसा बनाओ ना, अपने आप पर मेहनत करो कि जिससे कि आप अपने परिवार को लेकर ऐसी जगह पर जाओ जिस जगह पर कॉमन मैन की एंट्री ना हो, सिर्फ आप लोगों के लिए वो द्वार खुले हो। और वो पॉसिबल तब होता है जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हो, तभी ऊपर वाला आपसे खुश होता है और फिर आपको अपने पास करीब में जो है बुला के बैठाता है। क्या एनर्जी थी यार अंदर, मजा आ गया। चलो इसी एनर्जी से हम लोग आज के सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो आधार अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे का टॉपिक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, ध्यान से टॉपिक को सुनिए। जो भी चीज मैं बताऊंगा उस चीज पर फोकस करिए, समझने पर फोकस करिए। और फिर कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, वो आपको नोट डाउन जो है वो करनी है। तो हम डिस्कस करने वाले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आधार अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे के बारे में। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि आधार, जिसे इंडिया का बिगेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट माना जाता है, बिगेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट इंडिया का। ये टर्म अगर चाहो तो लिख लेना, ये लाइन,
कि इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, और मैं तो बोलूंगा इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का, राइट, कि आपको डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड जो है वो की जा रही है। तो आधार के बारे में जब लिखो तो पहला लाइन अगर मेंस के आंसर में ये लिख दोगे ना, तो मेंस का आंसर आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई चीजें कौन सी है? प्रिवेसी की है, डुप्लीकेशन की है, बहुत सारी चीजें। आपका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक्ड है। अगर ये डेटाबेस गलती से भी हैक हो गया या गलत हाथों में चला गया तो इंडिया की स्थिति खराब भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे को। पैक का रोल क्या है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो आप पहली लाइन में जो पढ़ रहे हो ऊपर, पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बारे में जो है वो आपको आज एक टास्क है, आपको जो है वो पढ़ना है इस पैक के बारे में, राइट। क्यों? द रीजन बीइंग इज दैट इस प्रकार की कमेटी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैक यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी पैक के बारे में जो है वो लिख लोगे, राइट। ये जहां पर लिखा हुआ है तो ये आपके उसमें जीएस में आ जाता है। तो जो चीज जीएस में आपकी आएगी पॉलिटी के अंदर वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट डाउन भी नहीं करना, डबल डबल नोट्स थोड़ा बनाने, सिर्फ जो मैं बोलूंगा वो लिखो करंट अफेयर्स के लिए। पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर? कैग की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जितने भी खर्चे किए हैं उसका आकलन करती है, राइट, चेक करती है, मॉनिटर करती है। और इस बार पैक ने कहा है कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फंक्शनिंग का थोरो रिव्यू होना चाहिए कि UIDAI कैसे काम कर रही है, उसको रिव्यू करो। तो पैक ने ये रिकमेंडेशन जो है वो दिया है, राइट, कि ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहो तो आप ये एक सिंगल पॉइंट लिख सकते हो। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप पॉलिटी में इसके नोट्स बना लेंगे ऑलरेडी, कि पैक का काम क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिव्यू करने का काम जो है वो करती है, रिकमेंडेशन देती है कि हमारी कंट्री के अंदर सरकार कितना खर्च कर रही है, सही जगह खर्च कर रही है कि नहीं कर रही। कैग की रिपोर्ट्स को जो है वो देखती है, डिस्कस करती है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जो अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। और यूजुअली इसका चेयरपर्सन जो होता है वो कौन होता है? अपोजिशन, सीनियर अपोजिशन एमपी जो होते हैं वो इनके चेयरपर्सन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला। अब सुनिए, अब आज की डेट में मेन मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा क्या है? तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। फिंगरप्रिंट मैच फेलियर की वजह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मनरेगा जैसे स्कीम से लोग बाहर होते जा रहे हैं। और मैं आपको लिटरली बता दूं, ऐसी चीज हो रही है, मेरे खुद के छोटे भाई के साथ है ये चीज। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, मैच नहीं कर पाते, राइट। मेरे भाई के साथ एक इशू है कि उसका फिंगरप्रिंट आता नहीं है, जो उसने फिंगरप्रिंट अपने आधार में जो है वो दिया है वो सेम पर्सन अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा तो उसके बाद में मैच नहीं हो रहे थे। तो ये होता है, कुछ का इशू होता है, राइट। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल इशू है, राइट। तो ऐसा मुद्दा बन रहा है। अब सोचो आप एक एक व्यक्ति जिसको अपने घर के लिए राशन चाहिए और बायोमेट्रिक उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, तो कितनी बड़ी समस्या है ये, है ना। जो लोग काम करते हैं ईंट पत्थर उठाने का, इनके फिंगरप्रिंट्स बदल भी जाते हैं। बुजुर्ग लोग के लिए आइरिस स्कैन भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक बता दो मैं आपको, काफी सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर बुजुर्ग लोग और मैनुअल वर्कर्स अपने राशन या मनरेगा का पेमेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक मिसमैच या फेलियर जो है वो हो रहा है, राइट। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिर मेन मुद्दा एक और है, आधार डेटा का डार्क वेब पर लीक होने की रिपोर्ट्स आई हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। और डार्क वेब, इसके बारे में आप जानते हैं, इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा एरिया, जो हम आज की डेट में इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है पूरे इंटरनेट का। और डार्क वेब, डीप वेब, ये ऐसे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज इंटरनेट की दुनिया के, जहां पर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है वो पूरी होती है। जो जो आप सोच सकते हो, जिस लेवल पे आप सोच सकते हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना, किसी को मारने का, किसी को कोई डेटा चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि डार्क वेब पे आधार का डेटा जो है वो रिलीज हो गया, किसी ने जो है वो डिमांड कर दी है कि भाई हमें इतने
करोड़ रुपए के बिटकॉइन जो है वो भेज दो, आपको जो है वो डेटा मिल जाएगा। यूआईडीएआई ने मना किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, फेक फर्जी रिपोर्ट है ये, राइट, कि ये सब चीजें जो है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें लीक हुई है ये इसके, जहां पर आप बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो डालते हो ना, उन सेंटर से, जिसको एनरोलमेंट सेंटर्स हम लोग बोलते हैं, राइट। बट इनने बोला है कि मेन सर्वर से कुछ भी जो है वो लीक नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है। तो पैक ने कहा है कि भाई एनरोलमेंट सेंटर पर और निगरानी बढ़ाओ, सर्विलांस बढ़ाओ, जिससे कि इस प्रकार की इश्यूज जो है वो ना क्रिएट हो, समझ रहे हो आप। और एक और डुप्लीकेशन का मुद्दा आधार से रिलेटेड, ये आधार की प्रॉब्लम है गाइस, इसको आप पता है, ये बुलेट पॉइंट्स लिख लो आप कि आधार के मेन इश्यूज क्या है, या फिर आप लिख सकते हो चैलेंजेस, चुनौतियां जो है वो क्या है आधार के साथ। तो ये पॉइंट्स आप लिखिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ, ऐसे बुलेट पॉइंट्स। डेटा जो है वो लीक हो रहा है, और अगर ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो डार्क वेब की एक रिपोर्ट आई है, मतलब एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा कि डार्क वेब में आधार का डेटा, ऐसी चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, बट बाकी ये बुलेट पॉइंट तो जरूर सभी लोग लिख लेना। डुप्लीकेट और इनएक्टिव आधार हैं, इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा आधार नंबर का होना जो है वो एक चिंता वाली बात बताता है। ये बोल रहे हैं, यही बता रहा है ना भाई, इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है उससे ज्यादा अगर आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये तो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि भाई डुप्लीकेट आधार कार्ड जो है वो बनाए गए हैं, जो कि और डेंजरस है। किस चीज में डेंजरस? वोटिंग वगैरह में, है ना। डेथ के बाद आधार डीएक्टिवेट करना वॉलंटरी है, जिसका मिसयूज हो सकता है। ये तो हो ही रहा है ना कि डेथ के बाद भी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो आधार का उपयोग जो है वो कर रहे हैं वोटिंग्स वगैरह के लिए, या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, या बैंक अकाउंट, डेथ पर्सन के बैंक अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब चीजें? तो ये मुद्दा जो है वो समझने वाला मुद्दा है। यही सब चीजें तो आगे अधिकारी बन के आप लोग रोकेंगे। पैक ने सजेस्ट किया है कि सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस के साथ यूआईडीएआई को लिंक करना चाहिए, ताकि इनएक्टिव आईडी जो है वो हटाई जाए, राइट। समय समय पर जो है वो उसको चेक करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। आधार में अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो करेक्ट करने के लिए आपको करेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर है भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिटीजन्स कई बार उनको डिले जो है वो फेस करना पड़ता है, टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने आधार डेटा को करेक्ट करने में, एरर्स को करेक्ट करने में। और इसी की वजह से काफी सारे लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ एमपीज ने चिंता जो है वो रेज करी है, पता है आपको, कि नॉन सिटीजन्स, यानी कि जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, उनके पास भी आधार है, जिससे सब्सिडीज का भी मिसयूज हो रहा है। और अगर ये अनचेक्ड रहा तो नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बुरा असर जो है वो पड़ सकता है, समझ रहे हो आप। तो इसके इंप्लीकेशंस जो है वो क्या है, प्रभाव, जेन्युइन लोग अपना हक खो देंगे, सोशल एक्सक्लूजन होगा, नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा है, ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर सिस्टम से लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। फिर डुप्लीकेट या फेक आधार से इलीगल बेनिफिट जो है वो लिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताई था, जैसे इलेक्शंस के समय पर, है ना। तो पैक ने क्या रिकमेंड किया? पैक ने बोला कि यूआईडीएआई का टेक्निकल और फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, हमेशा समय समय पर यूआईडीएआई का ऑडिट करो, उसको मॉनिटर करो। बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अलावा ऑल्टरनेट मेथड जैसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ओटीपी बेस्ड लॉगिन जो है वो होना चाहिए। एनरोलमेंट सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई आप कर दो, है ना। आधार को सिविल रजिस्ट्री के साथ लिंक करके डेथ के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेशन इंश्योर हो जाए, इस चीज पर भी काम करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। तो आधार गाइस एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव था, बदल देने वाला इनिशिएटिव था। लेकिन जैसे जैसे इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे चुनौतियां भी आ रही हैं। तो डिजिटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराओ, बल्कि आपको प्रिवेसी पर ध्यान देना है, अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान देना है, लोगों का ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, उस चीज पर ध्यान देना है, राइट। तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तभी तो काम जो है वो बढ़ेगा, राइट। मतलब चीजें बेहतर होंगी, कंट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगी। अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखकर, कि पैक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयर पर्सन जो है वो कौन होते हैं। चलिए,
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको पहला टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे एक फ्यूचरिस्टिक और पॉलिसी रेलिवेंट टॉपिक, यानी कि ऐसा टॉपिक जो पॉलिसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिकल एआई इन क्लासरूम। और आज की डेट में हम लोग एथिकल एआई की बात ही कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, एजुकेशन रिफॉर्म और एथिक्स पेपर 4 के अंदर भी ये टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है। केरला की काइट इनिशिएटिव लिख लेना। काइट इनिशिएटिव जो है वो किसका है? केरल का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे यूनिसेफ ने एक ग्लोबल मॉडल माना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ ने इसको एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हो या एथिकल एआई जो है वो लेकर आ रहे हो एजुकेशन में। तो ये पूरा पॉइंट जो है वो लिख लो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्कर पॉइंट है। काइट इनिशिएटिव पूछ सकते हैं कि कहाँ का है, केरल का है, किससे रिलेटेड है? तो एथिकल एआई से रिलेटेड है, वो भी क्लासरूम के अंदर एथिकल एआई लाने की बात की जा रही है। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। तो केरल सरकार की काइट इनिशिएटिव को यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ मॉडल फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। देखो लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये इनिशिएटिव्स के अंदर टीचर ट्रेनिंग है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो आप ये पूरी चीज। इस इनिशिएटिव के अंदर टीचर ट्रेनिंग है, डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दिया जाता है और स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग पे फोकस किया जाता है। कि फोकस ये है कि स्टूडेंट जो है वो इनोवेट करे, राइट? इस मॉडल को इसलिए अप्रिशिएट किया गया क्योंकि इसने एआई को इंटीग्रेट किया एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके में, बिना इक्वलिटी और एथिक्स को कंट्रीब्यूट किए, वो कॉम्प्रोमाइज किए, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। देखो लिखा हुआ है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो कुल मिलाकर ये लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आप तो बस ये मेंशन कर दो कि केरल का काइट इनिशिएटिव है जो फोकस करता है कि स्कूल के अंदर एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, राइट? इसके अंदर क्या क्या चीज शामिल है? तो टीचर ट्रेनिंग, डेटा सॉवरेनिटी, ट्रांसपेरेंसी। डेटा सॉवरेनिटी की जगह आप वो प्रिवेसी लिख सकते हो, यस, डेटा प्रिवेसी, है ना? ट्रांसपेरेंसी। तो ये चीज है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है यार? आपको पता है पूरी दुनिया में एआई का उपयोग एजुकेशन सिस्टम में तेजी से बढ़ रहा है। आज की डेट में आप देखिए एआई की मदद से जो है वो एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। जो जिन चीजों को बनाने में घंटों लगते थे वो कुछ सेकंड्स में बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना? लोग जो है वो एआई की मदद से आज की डेट में चीजों को आसानी से सीख पा रहे हैं, सिंपल शब्दों में, यस। तो ये कितना आसान जो है वो कर दिया एआई ने चीजों को, राइट? बट एआई के साथ चिंताएं भी जो है बढ़ी हुई है। खासतौर पर ये चिंताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर सही उपयोग जो है वो नहीं किया गया तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की जगह और चीजों को जो है वो खराब कर सकता है, स्पेशली बच्चों के दिमाग को खराब कर सकता है, उनको गलत टीचिंग जो है वो दे सकता है, या जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है ना? ये भी हो सकता है। अब यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों ने चिंता व्यक्त की है कि अगर बिना सेफ्टी के एआई अडॉप्ट किया गया तो एजुकेशन का नेचर ही बदल सकता है। कई टूल्स ब्लैक बॉक्स में होते हैं, मतलब उनके डिसीजन ट्रांसपेरेंट नहीं होते, पता है आपको? ये देखो लिखा हुआ है काफी सारे एआई के टूल्स जो क्लासरूम में उपयोग किए जाते हैं ये बेसिकली ब्लैक बॉक्सेस की तरह हैं, मतलब जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो अपना डिसीजन ये देखकर नहीं दे रहा है या अपना रिस्पॉन्स ये देखकर नहीं दे रहा है कि सामने जो यूजर है उसकी उम्र क्या है। वो बोलते हैं ना कि किड फ्रेंडली, जैसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखते होगे उसमें एक ऑप्शन रहता है कि फॉर किड्स ओनली, है ना? तो ये चीज एआई थोड़ा समझेगा, तो उसको समझाना जरूरी है, उसको वो कमांड देना जरूरी है। तो इसी पर ही केरल का काइट इनिशिएटिव है। काफी सारे कमर्शियल एआई प्लेटफॉर्म बायस्ड डेटा सेट पर ट्रेंड होते हैं जिसका असर होता है अनफेयर इवेल्यूशन पर। अब भाई आपने एआई को जो है वो सिखा दिया कि 1+1 5 होगा तो आपको 1+1 5 ही बोलेगा, है ना? कभी चैट जीपीटी के साथ बात करना, बोलना कि अब से जब भी मैं बोलूं 1+1 यू हैव टू आंसर 5। तो इससे सोच रहे हो आप कि अगर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, मैंने तो एक बस आपको एक एग्जांपल दिया कि ये जिस डेटा को सीखेगा वही डेटा तो ये प्रोड्यूस करने की बात करेगा। सर्विलांस की बात करें, डेटा प्राइवेसी और सर्विलांस, काफी सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स
स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करते हैं और थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करते हैं विदाउट प्रॉपर कंसेंट। ये होता है भाई, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। इवन मैं दूसरों की जो है वो क्या बात करूं, जैसे हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है ना, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में पता है क्या चीज होती है, हम लोग डेटा को परचेज करते हैं। कैसे डेटा को, कि 12th के बाद कौन निकला, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये आप सच्चाई जो है वो खुद कोई बताता नहीं है, राइट। बट द पॉइंट इज दैट मैं ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, आप लोग आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि किस प्रकार की चीजें होती हैं। जो 12th के बाद, जिसका 12th कंप्लीट हुआ तो उसका डेटा बिकता है, स्कूल का स्टेट, पूरे स्टेट के स्कूल्स का डेटा बिक रहा है, उनकी चॉइसेस क्या है वो बिक रही हैं, है ना, कि किसको आईएएस बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, तो उस हिसाब से कोचिंग वाले सेग्रीगेट कर लेते हैं डेटा कि अच्छा इनका इंटरेस्ट जो है वो सिविल सर्विसेज में, चलो कॉन्टैक्ट दैम, इनको अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करो, इनको कोचिंग जो है वो दो। और इस बारे में बच्चों को पता ही नहीं कि उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो इज इट फेयर? नॉट एट ऑल, बिल्कुल फेयर नहीं है। अगर किसी को अननेसेसरली किसी की बिना विल के अगर किसी के पास कोई कांटेक्ट कर रहा है तो गलत है ना ये। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, बिहेवियरल मॉनिटरिंग, ऐसे टूल से स्टूडेंट्स प्रोफाइलिंग और कंटिन्यूअस सर्विलांस का खतरा है। पता है आपको, एक एग्जांपल देता हूं, 2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये रिवील किया कि कई इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म ने सेंसिटिव स्टूडेंट्स डेटा लीक किए थे। कुछ स्टूडेंट्स के डेटा सेंसिटिव भी होते हैं भाई, यू डोंट वांट कि आपका जो है वो पूरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कहीं और शेयर हो जाए, आप कभी नहीं चाहोगे ना, गलत है वो। भाई 10th-12th की मार्कशीट तो काफी सारी जगहों में जो है वो एज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यूज की जाती है, तो यू नेवर वांट कि आपकी वो सब मार्कशीट्स वगैरह जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए या कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए, यू नेवर वांट दैट, कोई नहीं चाहेगा। एआई टूल्स अज्यूम करते हैं कि सबके पास डिवाइसेस और इंटरनेट होगा, लेकिन इंडिया जैसे देश में डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो वो रियलिटी है कि लोग आज भी काफी सारे लोग फीचर फोन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे मेरे घर पर जो हाउस हेल्पर है, तो वो उनके पास फीचर फोन है, स्मार्टफोन उनके पास आज भी नहीं है। गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोग या गरीब बच्चे जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, वो इस चीज से वंचित हो जाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। ओवर रिलायंस एआई के ऊपर टीचर्स के रोल को भी रिड्यूस कर देता है। पता है आपको कि अगर ज्यादा आप एआई के ऊपर रिलाय करोगे तो एआई खुद टीचर बन जाएगा, और जब अगर एआई टीचर बन गया तो वो देश के भविष्य को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ह्यूमन के पास वो अच्छा इमोशनल वाली बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि एआई भी बड़ा इमोशनल है, वो आपके साथ इमोशनली खेल सकता है। अगर आप उससे बात करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार यही मेरे लिए सब कुछ है, इतनी मतलब आपने अगर एआई से दोस्ती कर ली तो वो एआई जो है उसके बाद फिर आपको कोई दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ आपके लिए करके देगा, हर एक चीज। बट सोचो आप कि आपका दोस्त अगर आपके साथ धोखा दे तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, और एआई, और आपका दोस्त एक लेवल तक ही आपको धोखा दे सकेगा, बट एआई आपको हर लेवल पे धोखा दे सकता है। क्या पता आपको के दिमाग में जो है वो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो भरना जो है वो शुरू कर दे कि आप दुनिया से ही अलग होना फील करो, आइसोलेटेड फील करो, हो सकता है ये, यू नेवर नो। इसलिए तो जो आज से कुछ साल पहले इलॉन मस्क का एक वीडियो आया था एआई के ऊपर, एलॉन मस्क ने ये बात बहुत क्लियरली बोली थी और वो बिल्कुल अटक गया था एलॉन मस्क अपने इंटरव्यू में, और उसने क्लियरली बोला था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, एआई कैन बी डेंजरस, क्योंकि एआई ऑटोमेशन पे, और सोचो वो अपने रोबोट्स बना सकता है खुद से, अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर सकता है, और वो बड़ा पावरफुल है। और जो चीज एलॉन मस्क ने बोली थी उसके कुछ सालों बाद, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एलॉन मस्क की ही खुद की कंपनी ने एक ऐसा एआई जो है वो क्रिएट कर दिया। अरे ये क्या हो गया इसको, देखो अब गूगल, ये भी तो चीज है। अभी मैंने इसको कमांड भी नहीं दिया, इसने एकदम से मुझे कुछ बोलना जो है वो शुरू कर दिया, शायद खुद से इसने कुछ सुन लिया हो। तो आपका फोन, आपका माइक्रोफोन, आपका मोबाइल का कैमरा, ये हो सकता है कि शायद हमेशा आपको देख रहा हो, आपको पता ही नहीं, हो सकता है यार ये सच भी है। इसलिए तो जो इंटरनेट की वर्ल्ड के
जो जानी मानी पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं अपन, जकरबर्ग की। एक फोटो उसकी वायरल हुई थी जकरबर्ग की, अगर आपने देखी हो तो कि नहीं आई डोंट नो। उन्होंने अपने लैपटॉप के, एप्पल के लैपटॉप जो बोलते हैं सिक्योर्ड है, उसके कैमरे पर एक स्टिकर चिपका के रखा हुआ था, बिकॉज उसको भी पता है बहुत अच्छे से कि ये कब मुझे देख ले, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये नेवर, आपको लगेगा कि आपका माइक्रोफोन तो बंद है। अभी आजकल देखा होगा आपने, आजकल नई नई डिवाइस के अंदर साइड में रेड कलर का का एक छोटा सा गोला, जैसे आपका माइक ऑन होता है तो रेड कलर का गोला, ऑरेंज ऑरेंज या रेड कलर का गोला दिखाई देता है, या ग्रीन कलर का तब दिखता है जब आपका कैमरा ऑन है? तो क्या आप उस पर बिलीव कर लोगे? अगर वो नोटिफिकेशन आपको ना भी दिखाए तो भी ऑन हो, तो आपको कैसे पता लगेगा? इट कैन बी टू डेंजरस। क्या एआई रिप्लेस कर सकता है टीचर्स को? आपको क्या लगता है? ऐसा करने नहीं देना। अगर ऐसा हो गया ना तो इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप बोलो अच्छा बेटा खुद इस टीचिंग लाइन में हो तुम, तो तुम चाहते हो कि बने रहे हैं, तुम्हें रोबोट जो है वो रिप्लेस ना करें। ऐसा नहीं है। अगर हम पूरी तरह से रोबोटिक चीजों के ऊपर, एआई के ऊपर जो है वो डिपेंड हो गया ना, तो इट कैन बिकम डिजास्टर फॉर सर्वाइवल। क्योंकि वो खुद अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को निपटा सकता है, इतनी भी शक्ति रखता है। ये बात सिर्फ चीजें आपने सुनी होगी कि ये कंट्रोवर्सी एक टाइम पहले, बट अब ये सच होती जा रही है। ये सब चीजें सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं थी, अब ये रियल लाइफ में हमें दिखाई दे रही है कि हाउ डेंजरस इट कैन बी। सोचो आप, वो रोबोट मूवी नहीं आई थी, उसने अपने अपने खुद के रोबोट्स बना दिए थे, तो क्या दिखाने की कोशिश की गई थी उसमें? ऑटोमेशन। कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ह्यूमंस और रोबोट्स लड़ रहे हैं, और हो ही रहा है रोबोटिक वॉर्स आज की डेट में। देखिए ड्रोन्स, जो चीज आप पिक्चरों में देख रहे थे वो चीज अब आपको रियल लाइफ में दिखाई दे रही है कि ऑटोमेशन। अब किसी सोल्जर को भेजने की जरूरत नहीं क्रॉस द बॉर्डर, एक इंटरनेट के क्लिक से दूसरी कंट्री के पेजर्स फट फाड़ दिए जा सकते हैं। पता है आपको? ये हुई भी है घटना। जेब में रखे रखे डिवाइसेस फट गए एक क्लिक से, एक हैक से। पेगासस सॉफ्टवेयर बैंड बजा दी थी उसने। बिना लिंक क्लिक किए, हम बोलते हैं ना कि लिंक पे क्लिक मत करो, कोई भी आपके पास कोई लिंक भेजे मत क्लिक करो। आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो है वो भेज सकता है जिसको आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं, और आपका फोन उनके कंट्रोल में हो गया। और जहां फोन कंट्रोल में, वहां आपकी वॉइस, आपका मूवमेंट, आप किससे चैट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके फोन में कौन सी फोटोज हैं, क्या वीडियोज हैं, सब गया। तो इट कैन बी मच मोर डेंजरस। 80,000 से ज्यादा टीचर्स को एथिकल एआई ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है ये काइट इनिशिएटिव के अंदर। 80,000 से ज्यादा टीचर्स को फोकस है एल्गोरिथमिक बायस पे, कि एल्गोरिथम ऐसा ना सेट हो जाए कि वो अपने हिसाब से गाइड करना शुरू कर दे स्टूडेंट्स को, जो कि उनके लिए सही ना हो। टीचर्स को सेंटर में रखा गया है, ना कि उन्हें एआई टूल्स पर डिपेंडेंट बनाया गया कि टीचर जो है वो खुद एक्सप्लेन करे। क्योंकि देखो एनालिटिकल चीजें जो होंगी ना, वो एआई नहीं, एआई कर सकता है नो डाउट, बट उसको मॉनिटर करने के लिए एक ह्यूमन होना जरूरी है, वरना ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है। और ये सब चीजें पहले ऐसी मजाक लगती थी, अब ऐसा लगता था कि यार ये तो फिक्शन है, बट अब ये रियलिटी में दिखाई दे रही है। केरल ने अपने 15,000 पब्लिक स्कूल्स में फॉस टूल्स का उपयोग किया, लिख लेना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉस, जिसे वेंडर लॉक इन से जो है वो बचाया जा सके। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है, टूल्स को लोकल एजुकेशन नीड के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। क्योंकि वेंडर जो है ना वो अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐड कर दे, बट इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इसमें टीचर्स बताएंगे कि क्या ऐड करना है क्या नहीं करना। तो पूरा कंट्रोल टीचर्स के हाथ में होगा, राइट, कि ऑटोमेशन भी अगर करना है तो किस लेवल तक किया जाए। केरल ने खुद का एआई इनेबल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, समग्र प्लस, ये भी लिख लेना, ये लिखा हुआ ना ये वाले पॉइंट में, समग्र प्लस, ये पहला वाला पॉइंट।
ये केरल का है। इसमें रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक का उपयोग होता है, जिसमें एआई टीचर्स के कंटेंट पे ट्रेंड होता है, बनाए गए खुद के बनाए गए टीचर्स के कंटेंट पर बेस्ड होगा, ना कि वो खुद से कंटेंट बनाएगा। तो ये चीजें हैं। ऐसे ही एक और लिटिल काइट्स है, स्टूडेंट इनोवेशन क्लब, ये भी लिख लेना, लिटिल काइट्स आईटी क्लब। ये क्लब्स स्टूडेंट्स को एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स का हैंड्स ऑन लर्निंग देता है, कि बताता है कि भाई कैसे रोबोटिक्स पर काम करना है, एआई पर काम करना है, कोडिंग पर काम करना है। फोकस है कि स्टूडेंट इनोवेट जो है वो करें, राइट। ठीक है, तो एआई जो है वो सपोर्टिंग टूल होना चाहिए, ना कि टीचर्स का सब्स्टिट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। एम्फेसिस होना चाहिए कि भाई जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं बच्चे के लिए, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक छोटे 3rd 4th क्लास के बच्चे को आप जो है वो रिप्रोडक्टिव चीजों के बारे में नहीं पढ़ाओगे, है ना, वो एक एज के बाद ही जो है वो चीजें समझ में आएंगी उनको, राइट। हर एक चीज एक स्टेज और एक एज के अकॉर्डिंग होना जरूरी है, वरना इट कैन बिकम डिजास्टरस, राइट। इसलिए हम छोटे बच्चों को जो है वो गाली गलौज, गंदी चीजें, गंदी आदतें, इनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग जो है वो कर रहा है तो बच्चों को ये बताया जाए कि देखो बेटा ये दैट इज रॉन्ग, दैट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना कि ऐसे थोड़ा होता है कि बच्चे के सामने बैठ के पी रहा है। होता है, कुछ लोग करते हैं, वो बच्चे की हेल्थ के साथ खुद ही खिलवाड़ करते हैं। कभी बच्चों के आसपास भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपका कोई घर में किड है और आप देख रहे हो कि उसके आसपास कोई स्मोकिंग जो है वो कर रहा है, तो उनको दूर रखो, क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं, राइट। तो केरल का काइट जो है उसको यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया। ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा, और काइट के बारे में जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, अर्बन क्लीनलीनेस रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट, ये लिख लो आप, ये वाला पॉइंट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं न्यू दिल्ली में एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी में, ये अनाउंस किए गए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अर्बन सैनिटेशन, सर्कुलर इकोनॉमी और सिटी लेवल इनोवेशन के लिए 43 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। कितने नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं लिख लेना, 43 नेशनल अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। और किन कैटेगरीज में, कि जिन्होंने सिटी लेवल पर इनोवेशन किया, सर्कुलर इकोनॉमी पर काम किया। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब 5 आवर्स, बार बार बोलता हूं ये 5 बार आपको याद रखना है, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। और एक और आर क्या था, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं एक और आर। चलो 5 आवर्स है, 4 आवर तो रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल। पहले रिफ्यूज करो कि भाई हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, है ना। दूसरा, चलो आपके पास आ गया तो उसको बार बार रीयूज करो। पहले मना कर दो, पर चलो ठीक है, कोई अपने पास ऑप्शन नहीं तो ले लिया, तो बार बार रीयूज करो। ट्राई करो कि ऐसे प्रोडक्ट्स रिड्यूस हो, कम हो, तो रिड्यूस। और आई गया आपके पास प्रोडक्ट तो उसको रिसाइकल करते रहो। बट एक 5 और है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जो लिख कर बताएंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करेंगे, ये लिख लेना भैया, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ टॉप 3 क्लीनेस्ट बिग सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर की है। और प्रयागराज जो है बेस्ट गंगा टाउन माना गया है। लिख लेना, ये फैक्ट आएंगे एग्जामिनेशन में 99%। 4,500 से ज्यादा सिटीज ने यहां पर जो है पार्टिसिपेट किया, है ना। 14 करोड़ से ज्यादा सिटीजन एंगेजमेंट हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, मोबाइल एप्लीकेशन पर, कम्युनिटी ड्राइव्स के थ्रू। 5 पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरी और 10 नए पैरामीटर्स ऐड किए गए। और ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिली, लिख लो भैया ये वाला पॉइंट, कि 5 पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरी ऐड हुई है और 10 नए पैरामीटर्स ऐड हुए हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 1 सिटी 1 अवार्ड प्रिंसिपल का यूज किया, एक सिटी को एक अवार्ड मिलेगा, जिससे हर स्टेट को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। 34 सिटीज को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का टैग मिला और 23 को सुपर स्वच्छ लीग में रिवॉर्ड किया गया, लिख लेना। ये
पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली काम की है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टॉप क्लीनेस्ट सिटीज जो है वो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज। महाकुंभ के 66 करोड़ श्रद्धालुओं के दौरान भी देखो सैनिटेशन मेंटेन हुआ, ये चीज कही गई। बट यार महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग तो आए थे, बट सैनिटेशन का इशू तो पता नहीं क्यों यहाँ पे रिपोर्ट में लिख रहे हैं। मेरी तो फैमिली गई हुई थी, मैं तो गया नहीं था, मैं भीड़ भड़ाके वाले एरिया से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। तो आप बोलोगे सर अब ये बता रहे थे कि महाकाल गए हो आप हैं और भीड़ भड़ाड़ से दूर रहते हो। व्यवस्था के साथ जाता हूँ मैं, व्यवस्था नहीं होती मुझे, अगर पता रहता कि भाई मेरे साथ प्रोटोकॉल नहीं है तो मैं नहीं जाता। मुझे पता है कि भाई प्रोटोकॉल है तो मैं पहुंच गया। बट एक जगह बड़ा दिमाग खराब हुआ था, मुझे चिपका दिया गया था एक बैरिगेड के बीच में मैं आ गया था, तो वहां से एक गार्ड ने जो बैरिगेड को वो किया और मैं चिपक गया। मैं वो प्रोटोकॉल वाले रूट में अंदर घुस रहा था, तो उसे चिपका दिया। तो मेरे साथ जो लोग थे, एक गार्ड आया फिर मेरे साथ, तो उसने चिल्लाया उसको कि क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो, सर को निकलने दो। द गेम इज इम्पोर्टेंट, सो बिकम इम्पोर्टेंट। जब इम्पोर्टेंट बनोगे तो आपके लिए प्रोटोकॉल्स काम में आएंगे। तो वही चीज, अब देखो महाकुंभ की बात कर रहा था मैं यार, महाकुंभ में मेरे पेरेंट्स गए थे यार, तो बता रहे थे कि बहुत गंदगी थी यार, मतलब बहुत ज्यादा। पता नहीं ये सैनिटेशन की बात क्यों कर रहा है, कई बार चीजें छुपाई भी जाती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ का, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको सैनिटेशन मिला गया? क्योंकि गंदगी तो थी, ये बात जो है बताई गई थी, और एग्जैक्टली पता भी नहीं था ना किस जगह पे जाना है, क्या नहीं जाना, कहाँ जाना है। वो भी बड़े इशूज थे, कितने कितने घंटों तक तो जाम लगे हुए थे यार, लोग कितने परेशान हुए। बेस्ट कैंटोनमेंट सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, ये लिख लो भैया। प्रयागराज का लिख दिया, अब ये लिख दो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, ये बेस्ट कैंटोनमेंट मिला है इसको सैनिटेशन के लिए, ये फैक्ट्स लिखना जरूरी है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, गोरखपुर, जबलपुर। सैनिटेशन वर्कर्स की डिग्निटी पर फोकस जो है वो किया गया। ठीक है, और है स्पेशल कैटेगरी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हो गया। 12 सिटीज को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज का टैग जो है वो दिया गया। ठीक है, और 22 सिटीज को 5 स्टार रेटिंग मिली। जीरो वेस्ट कॉलोनीज तैयार की गई, उसको भी हाईलाइट किया गया। यहाँ पर 3R स्ट्रेटेजी लिखी है, बट नहीं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, और एक और आर कौन सा था यार, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे क्या क्या चीजें थी जो मैंने जैसे आपको याद करवाया ना, उस अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। रिप्लेस, रिप्लेस कि उसका ऑल्टरनेट ढूंढो आप, अगर रिप्लेस कर सको तो उस चीज को रिप्लेस कर दो। तो 5R आप ध्यान में रखना, ये 3R पुराना हो चुका है, ठीक है, 5R याद रखना। रिफ्यूज पहले तो मना कर दो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो रिड्यूस करो कि कम प्लास्टिक लो, है ना। फिर बार बार रीयूज करो उसको, है ना, अगर ले लिया है तो ऑल्टरनेटिव ढूंढो उसका, राइट, कि उसका आपको ऑल्टरनेटिव जो है वो मिले, कि उसको रिप्लेस किया जाए। और पांचवा आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, रिसाइकल, जो चीज आ चुकी है उसको रिसाइकल करो, बस यही चीज है। 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला नेशन वाइड कैंपेन लेगेसी वेस्ट को खत्म करना, क्योंकि बहुत वो बढ़ चुके हैं यार, बहुत ज्यादा। आप देखते जाइए, आपको जो है वो कितने शहर के बाहर जो है वो पहाड़ जो है वो नजर आएंगे, डम साइट को ये कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला पॉइंट, जितनी भी डम साइट्स हैं उनको जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो है वो ठीक करने पर टारगेट किया जा रहा है, जरूरी है। प्रयागराज के महाकुंभ सैनिटेशन सक्सेस को मॉडल बनाया गया, सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी पर भी फोकस करने की बात हुई है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए, अब जो टॉपिक है वो है आकाश प्राइम मिसाइल का, जो इंडिया की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का एक शाइनिंग एग्जांपल है। लिख लो, आकाश
प्राइम मिसाइल, आकाश प्राइम मिसाइल 16 जुलाई 2025 को लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रीजन में आकाश प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट हुआ। लद्दाख में इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ है, लिख लेना आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम। इस टेस्ट में 2 हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया गया अबव 4500 मीटर्स की हाइट पर। सोचो इतनी हाइट पर कोई आता हुआ, अगर हमारे पास कोई अटैक हो रहा है, अननोन ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा हवा में ही इस मिसाइल के माध्यम से। यानी कि सपोज करो कि ऊपर से इतनी हाई एल्टीट्यूड से वो हमारे ऊपर कोई मिसाइल अटैक कर रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए थ्रेट है, खतरा है, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई ड्रोन हो, कुछ भी, तो इसने बिल्कुल प्रेसिजन, सटीकता के साथ जो है वो उसको इंटरसेप्ट कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये टेस्ट फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल का पार्ट था और इंडियन आर्मी के लिए एक हाई एल्टीट्यूड रेडीनेस प्रूफ था। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट हाँ इतने हाई एल्टीट्यूड पर जो चीज हुई है लिख लेना, ये चीज लिख सकते हो आप। इसके ऑपरेशन जो है वो 4500 मीटर्स की ऊंचाई पर किए गए और इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, और इंडिया में बनाया गया तो लिख लिया होगा ना आपने, और इसने न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया अनमैन्ड ऑब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा, बस वो लिखेंगे आप। सैम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई, हाई एल्टीट्यूड पर काम कर सकती है, लो ऑक्सीजन एरियाज में काम कर सकती है, जैसे लद्दाख और सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे काम कर सकती है, वो आपने ऑलरेडी लिखी दिया है। टारगेट है इनके ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, ये इसके टारगेट है, वो लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आई गया। रडार बेस्ड टारगेट ट्रैकिंग है ये, जो एक्यूरेट लॉक ऑन एंड किल इंश्योर करता है, राइट। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज है। ऐसा रडार्स बने हुए हैं कि एक्यूरेटली लॉक कर देगा ऑब्जेक्ट को और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, किसी भी व्हीकल के ऊपर आप जो है वो इसको लगा सकते हो, सरफेस टू एयर है ना, किसी भी व्हीकल के ऊपर माउंट करके आप इसको जो है वो लॉन्च कर सकते हो। 2.5 की मैक्स स्पीड है, यानी कि 30 किलोमीटर की तक की स्ट्राइक रेंज इसकी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये लिख लो आप, इसकी स्ट्राइक रेंज 3 किलोमीटर की वाला पॉइंट, ये पूरे लिख लेना। 2.5 मैक की इसकी स्पीड हम लोग को देखने को मिलती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिंगल शॉट अगर आप मारोगे, जैसे कोई फाइटर जेट आ रहा है तो 88% चांसेस है कि वो क्रैश हो जाए, बट अगर इसके आप ड्यूअल शॉट्स जो है वो लगाओगे तो 98.5% जो है वो ये किल कर देगा, एनिमी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एलएसी पे कंट्रोल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जानते ही हैं। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ड्रोन अटैक्स और फाइटर इंट्रूजन का रिस्क अब न्यूट्रलाइज हो सकता है इन मिसाइल्स के थ्रू। डीआरडीओ ने कोलैब किया था बीईएल के साथ और उसको बनाया, जहां पर डीआरडीओ लिखना आपने, वहां पर बीईएल भी लिख लेना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसका भी कंट्रीब्यूशन था इसमें। ठीक है, प्योरली इंडियन मेड है ये, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी इनहांस करेगा, क्योंकि हमारे लिए तो फायदा करेगा ही करेगा, बट इससे हम लोग बिजनेस भी कर पाएंगे। ठीक है, इंडियन आर्मी में जो है उसको शामिल जो है वो किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आकाश प्राइम जो है वो हमारे बॉर्डर को और मजबूत बनाएगा। डीआरडीओ के चीफ जो है वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम ने कोलैबोरेटिव इनोवेशन और यूजर फीडबैक इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल जो है वो सेट किया। लिखने की जरूरत नहीं है सब। तो इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी और डिटरेंस कैपेबिलिटी को शोकेस करेगा। डिटरेंस पता है ना आपको, ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप पढ़ते हो, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर भी, सॉरी जीएस पेपर 3। डिटरेंस कि हम अपने पास जो है वो बेस्ट टू बेस्ट चीज जो है वो रखते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको डराया जा सके। तो डिटरेंस पॉलिसी डराने की पॉलिसी होती है कि बेटा हमसे उलझो मत, हमारे पास भी ऐसी चीज रखी जो तुम्हारी चीजों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। चलिए, अब जो नेक्स्ट है ब्लैक होल मर्जर से रिलेटेड टॉपिक है, एक स्पेस साइंस से जुड़ा टॉपिक है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये टॉपिक, किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल वेव। मुझे कमेंट बॉक्स पे आज आप डेफिनेशन बताएंगे ग्रेविटेशनल वेव्स की, कि क्या होती है ग्रेविटेशनल वेव्स, और क्या ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए कोई चीज है हमारे पास।
इंडिया के पास? क्या ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड करने की कोई आप कोई स्पेस है जहां पर हम ग्रेविटेशनल स्पेस को रिकॉर्ड करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आप। अब सुनो, यही चीज है लीगो। लीगो के बारे में पढ़ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका टास्क है, लीगो के बारे में पढ़िएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट। लीगो वर्गो कागरा VLV के कोलैबोरेशन के साइंटिस्ट ने मई 2023 से स्टार्ट हुआ 4th ऑब्जर्वेशन रन में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल मर्जर डिटेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इनका नाम कि साइंटिस्ट जो है वो इन लेबोरेटरीज के यानी कि इन कोलैबोरेशन की लेबोरेटरी से जो रिसर्च करते हैं इस चीज के ऊपर, ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर, तो उन साइंटिस्ट ने बोल दिया कि भाई हमने डिटेक्ट कर लिया सबसे बड़ा ब्लैक होल अभी तक का, जिसका नाम है GW231123। अब इसमें दो बड़े बड़े ब्लैक होल थे अप्रोक्सीमेटली 140 और 100 सोलार मासेस के, ये मर्ज होकर एक 225 सोलार मासेस का फाइनल ब्लैक होल बन गया, यानी कि दो बड़े ब्लैक होल जो है वो आपस में चिपक कर एक बड़े ब्लैक होल के तौर पर बन गए हैं। इस चीज को जो है वो फाइनली साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने जो है वो ऑब्जर्व कर लिया है। ये डिस्कवरी मास गैप थ्योरी को चैलेंज करती है और ग्रेविटेशनल वेव्स एस्ट्रोनॉमी के नए डोर्स ओपन करती है। तो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड गाइस क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल रेडी रहना। अब सुना एग्जैक्टली हुआ क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। अब ये एक ब्लैक होल मर्जर था जिसमें दो ब्लैक होल ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू एनर्जी लूज करते करते स्पाइरल हुए, यानी कि आपस में एक दूसरे के करीब आए गोल गोल घूमते हुए, और क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल वेव्स की एनर्जी जो है वो लूज हो रही थी तो वो एक दूसरे के करीब आए और एक साथ जो है वो फाइनली मर्ज हो गए। तो मर्जर के टाइम पर एक मास एनर्जी रिलीज होती है जिसे स्पेस टाइम में रिपल ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुई, यानी कि जब ये दोनों आपस में एक साथ जो है वो टकराए तो एक एनर्जी जो है वो जनरेट हुई, रिलीज हुई। अब जैसे ही वो एनर्जी रिलीज हुई, राइट, तो उसको हमने ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है वो नाम दिया, राइट, मतलब एक ग्रेविटेशनल वेव जो है वो जनरेट हुई। तो उसको स्टडी करके साइंटिस्ट रिसर्चर ने बताया कि यार दो बड़े ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए हैं। अब मास गैप क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को देखने को रहा ना कि चैलेंज किया गया मास गैप को और कहा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने की थ्योरी सबसे बेस्ट है। तो मास गैप का मतलब 60 से 130 सोलार मास के बीच के ब्लैक होल्स स्टेलर कोलैप्स नहीं बन सकते। मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी 130 सोलार मासेस तक के 60 से 130 सोलार मासेस के जो ब्लैक होल्स होते हैं वो आपस में मर्ज नहीं करेंगे। बट अभी जो हमें देखने को मिला कि ब्लैक होल जो आया है, राइट, दो ब्लैक होल जो है वो आपस में चिपक गए, तो वो इस गैप को जो है वो ब्रेक कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने आपको जो है बताया ना कि एक ब्लैक होल हम लोग को जो है वो देखने को मिला 140 अप्रोक्सीमेटली 140 का और दूसरा 100 का था, और यहाँ पर क्या है कि 60 से 100 वाले 60 से 130 वाले ब्लैक होल जो है वो मर्ज नहीं होंगे। ये मास गैप कहा गया है इस चीज को, तो चाहो तो ये लिख लेना, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि मास गैप क्या है। तो आप बस ये ध्यान में रखेंगे, मास गैप का मतलब 60 से 130 सोलार मासेस के जो ब्लैक होल्स हैं वो मर्ज नहीं होंगे। बट अब हो गया है, तो इस थ्योरी को जो है वो चैलेंज कर दिया। ये सेकेंड जनरेशन ब्लैक होल है, मतलब दो पहले के ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं और तब जाकर ये वाला 225 सोलार मास का नया ब्लैक होल जो है वो अभी सामने नजर आया। ठीक है, अब स्पिन और स्पिन थ्योरी की बात कर लें। ब्लैक होल्स का स्पिन इतना ज्यादा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स पैटर्न हाई कॉम्प्लेक्स हो गया, पता है आपको, यानी कि इतनी तेजी से ये स्पाइरल होते हुए स्पिन होते हुए जो है आपस में एक दूसरे की तरफ जो है वो टकराए कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो काफी कॉम्प्लेक्स एनर्जी थी और जिसको स्टडी करने में साइंटिस्ट को जो है वो काफी टाइम लगा। रिसर्चर्स को हाई स्पिन डायनेमिक मॉडल्स लगाने पड़ गए डेटा को एनालाइज करने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या, और इस इवेंट ने दिखाया कि जनरल रिलेटिविलिटी को ये होल्ड करती है, बट ब्लैक होल फॉर्मेशन थ्योरीज को जो है वो रिवाइज करना पड़ गया। मतलब कुल मिलाकर इसमें देखो जितना डेप्थ जाओगे उतना कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। तो सिंपल ध्यान में रखो कि मास गैप क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 60 से लेकर 130 सोलार मासेस के ब्लैक होल कभी फ्यूज नहीं होंगे। अब ये थ्योरी जो है वो कैंसिल हो जाती है क्योंकि अभी जो हमें मिला है जो दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए हैं उनमें से एक 100 मास का हम लोग को देखने को मिला। तो दैट मीन्स कि ये थ्योरी जो है वो नल एंड वॉइड होती है, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट रिसर्चर ने काफी कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टडी करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल स्ट्रक्चर्स पर काम किया जिसके थ्रू ये डेटा जो है वो सामने आ गया। बस दैट्स इट। तो आपको जो पहले वाला जो पॉइंट था वो बस ध्यान में रखना है, बाकी और रखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, लीगो मैंने आपको कहा है जो आपको पढ़ना है, ये यूएसए के अंदर एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है लेजर
इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए की ऑब्जर्वेटरी है लीगो। लिखो इसका फुल फॉर्म, लेजर, लीगो किसकी, यूएसए की, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेजर इंटरफेरोमीटर, LASER, लेजर इंटरफेरोमीटर, INTERFEROMETER, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, लीगो। दूसरी है वर्गो, वर्गो कहां पर है, इटली में, यानी कि लेबोरेटरीज हैं। वर्गो कहां पर है, इटली में। कागरा कहां पर है, जापान में। ये चीज बैच द फॉलोइंग में आएंगी, ये सब ये मान के चलो लेबोरेटरीज हैं, बड़ी बड़ी स्पेस हैं किलोमीटर तक की, जो बेसिकली ये डिटेक्ट करती हैं किसको, ग्रेविटेशनल वेव्स को। ये नेटवर्क ऐसे सेंसिटिव टूल्स से बना हुआ है जो स्पेस टाइम में छोटी से छोटी वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट करता है, यानी कि ऊपर स्पेस में कभी किसी समय पर हल्का सा भी वाइब्रेशन हुआ होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इन इन एरियाज पर जो है वो काम किया जाता है। ये लेबोरेटरीज बनी हुई हैं और बहुत बड़ी है, इनकी फोटो देखोगे ना आप तो ऐसा लगेगा कि पूरा शहर बस जाए, इतनी बड़ी लेबोरेटरी बना के रखी है। लेबोरेटरी मतलब टूल्स, एक जगह से दूसरी जगह वाले, इसको डिटेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स को। बस इतनी चीज ध्यान में रखो और ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, फालतू है सब, ठीक है। मोस्ट मैसिव ब्लैक होल अभी तक का कौन सा है, 225 मास का, बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो गए, एक था 140 का था और एक था 100 का, है ना, तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों मर्ज होकर 225 फाइनल मास इनका बना, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। अब अग्नि 1 और पृथ्वी 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, आप ही इसका आंसर देंगे, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर ट्राई करो मिसाइल्स का, और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे, कारा के बारे में। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए कारा का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, कारा के थ्रू बेबीज को अडॉप्ट किया जाता है, सुना है ना। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो आंसर देने की, और ये है इसका करेक्ट सोल्यूशन। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। तो चलिए अब साइन ऑफ करते हैं गाइस, और ये है, अच्छा अभी आएगा नहीं नीचे का, चलो। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करिए। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।